हाल ही में हमास ने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा युद्ध अभियान शुरू किया है। इस युद्ध अभियान में हमास द्वारा इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे गए, तो वहीं एक ही साथ जमीन, वायु और समुद्री हमले भी किए गए। इस हमले के साथ ही हमास के हजारों लड़ाके इजरायली नियंत्रण वाले क्षेत्र में घुस आए। उन्होंने इजराइल के सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया और विभिन्न बस्तियों पर अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया। इस हमले में हजारों लोग मारे गए हैं, तो वहीं लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। लेकिन इतनी भीषण त्रासदी के बावजूद युद्ध थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस युद्ध ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ एक गुट जहां इजराइल के साथ खड़ा है, तो वहीं दूसरे गुट के द्वारा हमास का समर्थन किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि दो भागों में बटी दुनिया के पीछे की भू राजनीति क्या है। इस युद्ध में आखिर कौन से देश किसके साथ खड़े हैं और इन सब के अपने अपने राजनीतिक हितों में हमास और इजराइल के हित संघर्ष कैसे प्रभावित हो रहे हैं। तो आज की चर्चा में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो असल में इजराइल हमास संघर्ष ने न केवल एक भयानक त्रासदी को जन्म दिया है, बल्कि क्षेत्रीय गतिशीलता को भी प्रभावित किया है। इसने मध्य पूर्व में सामान्यकरण की संभावनाओं को अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए अलग अलग उभरे समर्थक गुटों के उद्भव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। और हालिया समय में जिस तरह हमास ने इजराइल के विरुद्ध इतने बड़े युद्ध अभियान को अंजाम दिया है, जिससे हजारों आम नागरिक विभीषिका का शिकार हुए हैं, उसने इजराइल के समर्थन में एक स्वाभाविक संवेदना को उभार दिया है। लेकिन फिर भी इजराइल द्वारा जिस तरह गाजा पट्टी पर व्यापक बमबारी की आशंका जताई जा रही है, उसने इजराइल के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय अस्वीकृति को उकसाया है। हालांकि फिर भी द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 84 देशों ने इजराइल के प्रति अपना समर्थन जताया है। इसमें पश्चिमी देशों के नाम प्रमुख हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम आदि। इन देशों ने हमास के हमलों की निंदा करते हुए इजराइल के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की हालिया यात्रा इजराइल के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया ट्वीट भारत के व्यापक वैश्विक रुख को दर्शाता है, जिसमें आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई और इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की गई। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने बाद में एक बयान जारी कर इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन के दायित्व की याद दिलाई। इस बयान में विशेष रूप से फिलिस्तीन में नागरिक संकट पर जोर दिया गया। सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की, मोरक्को, लेबनान और पाकिस्तान जैसे देशों ने फिलिस्तीन को अपना समर्थन दिया है। वहीं फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ एकता के प्रदर्शन और नागरिक हताहतों की निंदा के रूप में पश्चिमी देशों सहित दुनिया भर में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कई संस्थाएं या राष्ट्र फिलिस्तीन का सैन्य समर्थन भी कर सकते हैं, और इस समर्थन के पीछे कई कारकों को उत्तरदायी माना जा रहा है, जैसे साझा वैचारिक विश्वास या संघर्ष में पश्चिमी भागीदारी का विरोध, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का विरोध। इस संघर्ष में ईरान की भूमिका उलझी हुई नजर आती है। जैसे कि द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास को वित्तीय सहायता, संसाधन, रसद और प्रशिक्षण के प्रावधान जैसे समर्थन ईरान द्वारा मुहैया कराए गए थे। इस स्थिति को ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्य के बयानों से पूरा किया गया है, जो बताते हैं कि हमास और ईरान के बीच बातचीत हुई थी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान हमास के हमले में शामिल नहीं था। फिर भी इजराइल की स्थिति को उन्होंने खुफिया हार कहा। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने फिलिस्तीनी उग्रवादी नेताओं के साथ चर्चा के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्र की वैध रक्षा के लिए समर्थन व्यक्त किया। ये परस्पर विरोधी बयान इस संघर्ष में ईरान की भूमिका को संदेहास्पद बनाते हैं। ईरान से जुड़े इराकी बदर सशस्त्र समूहों ने धमकी दी है कि अगर वॉशिंगटन गाजा में हमास के साथ संघर्ष में इजराइल का समर्थन करने के लिए हस्तक्षेप करता है, तो वो मिसाइलों और ड्रोन से अमेरिकी हितों को निशाना बनाएगा। बद्र संगठन में इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस या पीएमएफ का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। पीएमएफ ने इजराइल से लड़ने वाले फिलिस्तीनी गुटों के लिए अपना स्पष्ट समर्थन व्यक्त किया है।
और इराकी सरकार ने कहा है कि फिलिस्तीनी हमला इजराइल द्वारा दमनकारी नीतियों का स्वाभाविक परिणाम है। वहीं संघर्ष में हिजबुल्लाह की भागीदारी ने लेबनान के साथ उत्तरी सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। इसी को देखते हुए इजराइल ने सीरिया में दमिश्क और अलेप्पो हवाई अड्डों पर हवाई हमले कर उन्हें उपयोग से बाहर कर दिया। इन सब के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने भी इजराइल की कार्रवाइयों, विशेष रूप से गाजा पट्टी की नाकाबंदी और बमबारी की आलोचना की है। उन्होंने इस स्थिति को नरसंहार के रूप में वर्णित किया है। यमन के हैती नेता अब्देल मालिक अल हैती ने चेतावनी जारी की है कि गाजा संघर्ष में सीधे अमेरिकी हस्तक्षेप से ड्रोन, मिसाइलों और अन्य सैन्य कार्रवाइयों की प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच अफगानिस्तान में विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अपनी ऐतिहासिक भूमि पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के समर्थन की पुष्टि की है। तो सामूहिक रूप से ये घटनाक्रम फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति सहानुभूति रखने वाले एक सैन्य गुट के उद्भव और इसका समर्थन करने की इच्छा को दर्शाते हैं, जिससे संभावित रूप से इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल सकता है। हालांकि ये जमीन पर कितना सच हो पाएगा, इसे लेकर संदेह बरकरार है। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह हाल ही में सीमा पार मिसाइल हमले में शामिल रहा है, जिससे इस संघर्ष में एक नया आयाम जुड़ गया है। इन हमलों से ऐसा प्रतीत होता है कि हमास ने कई अल्पकालिक उद्देश्य हासिल कर लिए हैं, जिनमें अल-अक्सा मस्जिद के आसपास इजरायली कार्रवाई को रोकना और इजरायली हिरासत में फिलिस्तीनियों की रिहाई से संबंधित संभावित बातचीत शामिल है। देखा जाए तो इस संघर्ष ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। खासकर इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर जमीनी कार्रवाई की कोशिश ने इसे अत्यधिक जटिल बना दिया है। सीमाओं पर बड़ी संख्या में टैंकों की तैनाती और अतिरिक्त 3 लाख सैनिकों की लामबंदी शामिल है, तो वहीं प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष इजरायली अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन इसके बावजूद अगर इजरायली सेना गाजा में जमीनी आक्रमण के लिए प्रवेश करती है, तो क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की संभावना के संबंध में ईरान ने इजराइल को अपनी चेतावनी जारी की है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने उल्लेख किया है कि अगर इजरायली हमलों, विशेष रूप से गाजा पट्टी में बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले हमलों को तुरंत रोकने के प्रयास परिणाम देने में विफल रहते हैं, तो कई अन्य मोर्चे खुलने की संभावना बढ़ सकती है। तो संक्षेप में कहा जाए तो हाल की घटनाओं ने मध्य पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया है। ऐसे में संघर्ष के विस्तार की संभावना को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इतने बड़े क्षेत्रीय संकट को रोकने के लिए तत्काल कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत है। स्थिति गतिशील और अनिश्चित है, इसलिए तनाव कम करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का वैश्विक भू राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विश्लेषण कीजिए।